Good morning, friends. I welcome you in the new topic that is registration of a FIR. FIR दर्ज कराना जो कि सबसे बड़ा एक टास्क है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी विक्टिम के लिए, किसी भी पीड़ित के लिए। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि FIR कहाँ है, FIR के प्रोविजन कहाँ दे रखे हैं। FIR एक ऐसा शब्द है जो CRPC में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। CRPC में दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसकी पहली ट्रेस जो हमको मिलती है वह मिलती है सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 में 154(1) के अंदर हमें पहली बार एक ऐसी सूचना की दर्ज की बात आती है जो कि संज्ञ अपराध के मामले है। दिस इज द सेक्शन वेयर बाय वी फर्स्ट गेट अ रेफरेंस अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। FIR रजिस्टर कराना अपने आप में एक टास्क है और पुलिस अगर FIR दर्ज नहीं करती है तो वकील ही एक माध्यम होते हैं जिनसे आपकी FIR दर्ज होती है, जिसके प्रावधान धारा 156(3) में दे रखे हैं। अब इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता बताया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा। तो केस का नाम है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, रिट पिटिशन नंबर 68 ऑफ 200। इसके बारे में क्या है बेसिक जानकारी वह हम जान लेते हैं। इसमें पीड़िता जो कि एक अवयस्क थी, पीड़िता द विक्टिम हु वाज अ माइनर, वह किडनैप कर ली गई, जिसके बारे में उसके पिता ने पुलिस में FIR रजिस्टर कराने के लिए परिवाद दाखिल किया, पर पुलिस ने FIR नहीं काटी। इसके लिए उनके पिताजी ने, श्री भोला कामत ने अपनी बेटी के बिहाफ पे एक रिट फाइल की और उसके अंदर उन्होंने कोर्ट से डायरेक्शन मांगा कि मुझे मेरी बेटी की रिकवरी कराई जाए एवं जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन एक्यूज्ड है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पिताजी का कहना यह था कि मैंने FIR कटवाई पर पुलिस ने ना तो मेरी FIR दर्ज की, ना ही उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि मेरी अगवा बेटी को मैं वापस पा सकूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जानी इसके अंदर कि यह बहुत बड़ी परेशानी है कि FIR दर्ज नहीं होती और FIR दर्ज नहीं होने से बहुत से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है और जिनसे उनको न्याय नहीं मिलता। तो उन्होंने तो एक बार तो कह दिया पुलिस को कि आप FIR दर्ज करें इस मामले में। इसके अलावा उन्होंने भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया और चीफ सेक्रेटरी, सचिव जो राज्यों के थे या केंद्र शासित प्रदेश के थे, DGP थे, कमिश्नर थे, उनसे पूछा गया कि आपका इस बारे में क्या कहना है कि परिवाद दाखिल क्यों नहीं होता है और परिवाद दाखिल क्यों नहीं करते हैं, और ये बताया जाए कि पुलिस के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, ये जो जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है और जहां उनको न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में उनको न्याय कैसे मिल सकता है और आप FIR दर्ज क्यों नहीं करते हैं। कुछ राज्यों ने कहा कि नहीं FIR दर्ज होनी चाहिए और FIR दर्ज की जा रही है, जबकि कुछ राज्यों ने इसके बारे में मनाही की। कुछ राज्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कारण है कि FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, हमें FIR दर्ज करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी जरूरी है, कुछ जांच करके प्राथमिक जांच करके फिर ही FIR की जा सकती है। तो उन्होंने इसके बारे में अपना जो ऑब्जेक्शन था ये कहा कि पहली बात जो स्टेट थी, जैसे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, इन राज्यों को कुछ ऑब्जेक्शन था कि FIR
शुरू में ही दर्ज नहीं की जानी चाहिए। पहला तो उनका कहना यह था कि धारा 154 अकेले में नहीं चलती, इसके साथ में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 भी चलते हैं, जो कि समानता के अधिकार, फिर आपके राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी की बात भी आती है। 14, 19, 21 के प्रावधानों के तहत देखना पड़ेगा ताकि किसी आदमी के साथ गलत ना हो और पुलिस जांच करके ही प्राथमिकी दर्ज कराए। पुलिस आफ्टर कंडक्टिंग अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ओनली शैल रजिस्टर एन FIR। उसके अलावा उन्होंने कहा कि CRPC के और भी प्रावधान है, जैसे कि अरेस्ट के प्रावधान, पुलिस की शक्तियां एवं आगे जो दूसरे 157, 157, 167, 190, 200, 202 इनको भी पढ़ के हमें काम करना पड़ेगा। फिर अगर FIR दर्ज नहीं होती तो 154(3) का प्रावधान सेक्शन 154(3) ऑलरेडी है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने से पहले हम जनरल डायरी में तो कर ही रहे हैं, तो ये कोई नहीं कह सकता कि हमने कोई स्टेप इसमें नहीं लिया है, हमने कोई कार्य नहीं किया है। इसके अलावा जो मुख्य उनका कंटेंशन, जो मुख्य उनका ऑब्जेक्शन या जो मुख्य उनका कहना था वो ये था कि जब भी आप किसी चीज का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वह उसके पर्पस को लेकर किया जाए, वह उसके बनाने के कारण को लेकर किया जाए, ना कि जो लिखा है हम उसको ही मान ले। 156 क्यों बनाया गया है, क्या है, इसके पीछे का कारण जानना जरूरी है, ना कि उसके लिखे शब्दों को ऐसे के ऐसे ही लागू कर दिया जाए। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय पारित किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया वो जानना बहुत जरूरी है। ये जानना एक वकील के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अधिकार है FIR दर्ज करना, पुलिस की बाध्यता है FIR दर्ज करना। ये एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है कि उसके अधिकार क्या क्या है और उसके अधिकारों को वह कैसे बचा सकता है। अतः जो न्याय की या जो विधि की जानकारी है वह सबको जानना जरूरी है, क्योंकि एक लैटिन मैक्सिम है जो ये कहती है इग्नोरेशिया जस नॉन एक्सक्यूजेट, इग्नोरेशिया जस नॉन एक्सक्यूजेट, विधि की जानकारी ना होना क्षमा योग्य नहीं है। तो क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हम लयबद्ध तरीके से जान लेते हैं। पहला, जहां कोई संज्ञेय अपराध होगा, वेयर देयर इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां कहीं संज्ञेय अपराध होगा, जहां कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, वहां FIR दर्ज करने के लिए पुलिस आबद्ध है। पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR इन कॉग्निजेबल केस। दूसरा, अगर संज्ञेय अपराध है, इंक्वायरी पुलिस को सिर्फ इतनी करनी है, पुलिस को सिर्फ इतनी जांच करनी है कि संज्ञेय अपराध है या नहीं। संज्ञेय अपराध होते ही पुलिस को कुछ नहीं करना है, पुलिस को FIR दर्ज करनी ही करनी है। परंतु जैसा कि राज्यों द्वारा कहा गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस को यहां पर भी बताया कि कुछ 5 मामले ऐसे हैं जहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्राथमिक जांच करी जानी जरूरी है FIR काटने से पहले, जिसमें पहला कहा गया फैमिली या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, शादी के संबंधित या पारिवारिक विवाद। क्यों? क्योंकि परिवार को बचाना पहला दायित्व है, ना कि प्राथमिकी करना। अगर किसी पति पत्नी का घर बच सकता है तो वह बचाना जरूरी है।
फैमिली डिस्प्यूट। फैमिली डिस्प्यूट यही कारण है जिसके ऊपर फैमिली एक्ट बना है और वहां पर उसको सीआरपीसी सीपीसी से अलग रखा गया है। दूसरा है कमर्शियल ऑफेंस, वाणिज्यिक अपराध, कि वाणिज्यिक अपराध में भी पुलिस प्राथमिक जांच कर सकती है। फिर आते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के केस, कि मेडिकल नेग्लिजेंस जहां पर हो रही है, मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले है, वहां पर भी प्राथमिक जांच की जानी चाहिए। फिर है करप्शन के मामले, करप्शन के मामले, घूसखोरी के मामले वहां पर, और अंततः जहां पर एफआईआर देर से कराई गई है तो वहां पुलिस को थोड़ा ध्यान रखकर प्राथमिक कारण कि इतना लेट क्यों कराई गई, ताकि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें कुछ जानबूझ के उस तथ्य बदले ना गए हो। और मुख्यतः यह भी कहा गया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो 7 दिन से ज्यादा नहीं की जानी चाहिए। 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्राथमिक जांच कंप्लीट करनी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, और जो इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है उसको जनरल डायरी में तुरंत नोट किया जाए, तुरंत नोट किया जाए। और ये जो न्याय दिया जा रहा है इसको सब लागू करके पुलिस की बाध्यता है कि वह एफआईआर दर्ज करे। अब अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है संज्ञेय मामलों में, इफ पुलिस डजंट रजिस्टर योर केस इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो आपके पास में एक जजमेंट है जिसका नाम है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फ्रेंड्स, एमर्स लॉ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए, या जो बच्चे अपना कैरियर, जो व्यक्ति अपना कैरियर लॉ की फील्ड में बनाना चाहते हैं उनके लिए एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हम जुडिशियल एग्जाम, जिसमें मुख्यतः आरजेएस, राजस्थान जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी, मध्य प्रदेश जुडिशरी को हम टारगेट कर रहे हैं। फिर क्लेट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 सिर्फ लॉ वाला हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आईबीपीएस के स्पेशलिस्ट ऑफिसर लीगल, सेबी के लीगल ऑफिसर, पीएचडी एंट्रेंस के जो एग्जाम्स होते हैं एनएलयू और दूसरी यूनिवर्सिटी के, वो कराए जा रहे हैं। यूपीएससी के अंदर लॉ सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और इसके अलावा जो भी लॉ के एग्जाम या लॉ के सब्जेक्ट है उनको इंडिविजुअल क्लास भी हमारे यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंततः मैं यह कहना जरूर चाहूंगा कि विधि की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो अपने राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखेंगे।